नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 24 मार्च और आप सभी जानते हैं यहाँ पर क्या होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक को डील किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील किया जाता है और आपको यहाँ पे हेल्प मिलता है कि आप अपने एग्जाम को कैसे क्रैक करें आसान तरीकों से। आइए फटाफट देखेंगे हम लोग आज का न्यूज़पेपर में क्या खास है। यहाँ पर देखिए, भारत जो है ना, चीन से जो सस्ते आयात आ रहे हैं ना, जो कम दामों में जो आयात आ रहे थे, उस पे जो है ना एक शुल्क लगा रहा है जिसका नाम है डंपिंग रोधी शुल्क। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये है ना डंपिंग रोधी शुल्क। पहले तो टैरिफ देखने को मिल रहा था, अब डंपिंग रोधी शुल्क क्या होता है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसको बनाने में हमको 10 रुपये लगता है, लेकिन चाइना हमको जो ना सप्लाई कर दे रहा है 5 रुपया में हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये तो प्रोडक्ट सस्ता है तो लोग इसी को खरीदेंगे, और जो हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं 10 रुपया में वो तो बिकेगा नहीं। तो एक कॉन्सेप्ट है कि अपने घरेलू जो कंपनियां हैं, उद्योगों को प्रोटेक्शन देने के लिए आप डंपिंग रोधी शुल्क लगाएंगे, ठीक है। चलिए, और ये डब्ल्यूटीओ के नियम के अनुसार होता है, ऐसा नहीं कि कोई मनमाना कर रहा है यहाँ पे। फिर हमने पूरा आर्टिकल पढ़ा तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा चाइना के साथ, मतलब चाइना से जो जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं हम लोग और एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ना, $85 बिलियन का है। याद रखिएगा, बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हाँ, ये जो डंपिंग विरोधी शुल्क लगाने का सिफारिश या एक यूनिट करती है, उसका नाम है डीजीटीआर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, डीजीटीआर है ना, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत होता है ये, और यही काम जो करती है इसी को लेकर, तो ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हाँ, अब देखिए छोटा सा नोट्स आपके लिए बना दिए यहाँ पे, ताकि आप लोगों को पढ़ने में समझने में दिक्कत ना हो। डंपिंग क्या होता है, जब कोई देश, ठीक है, या कंपनी किसी अन्य देश में वस्तु की उनकी उत्पादन लागत से कम दाम पर बेचती है। वही मैंने बताया ना कि 10 रुपया में भारत में लग रहा है बनाने में, और चाइना इसको 3 रुपया में या 2 रुपया में सप्लाई कर दे रहा है भारत में। तो ऐसे स्थिति में भारत क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को बचाने के लिए, अपने मार्केट को बचाने के लिए इस पे एंटी डंपिंग शुल्क लगाएगा। ध्यान रखिएगा। और ये जो नियम है ना डब्ल्यूटीओ के अनुसार, देखिए, इसके नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क लगा सकता है कोई भी देश, यदि यह साबित हो जाए कि डंपिंग के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। तो जो सस्ते आयात होते हैं ना, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इस तरह का जो है मैकेनिज्म का यूज होता है। भारत में एंटी डंपिंग शुल्क ना लगाने का कार्य कौन करता है, वाणिज्य मंत्रालय के तहत डीजीटीआर होता है ना, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। ये क्वेश्चन यूपीएससी में ये वाला पूछेगा इस बार, कि डीजीटीआर की भूमिका क्या है और इसको ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम कर देगा। वहां पर पहला लिख देगा फाइनेंस मिनिस्ट्री लिख देगा, या विदेश मंत्री लिख देगा, विदेश मंत्रालय लिख देगा, ध्यान रखिएगा। तो डीजीटीआर जो है ना, ये वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करता है। और हाल के मामले में अगर हम लोग देखा ना, तो भारत जो है ना, चीन से आयात होने वाले कई उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि चाइना क्या करता है ना, बहुत सस्ते में सप्लाई कर देता है, और वो हमारे लिए नुकसान हो जाता है, क्योंकि हमको अपना उद्योगों को भी तो बचाना ना। क्योंकि भारत में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अगर हम अपने उद्योग को नहीं बचाएंगे तो जो रोजगार काम कर रहे हैं वहां पे, जो हमारे लेबर लोग काम कर रहे हैं, हमारे जो नागरिक जो काम कर रहे हैं, फिर उनको जॉब कहाँ से मिलेगा। फिर बेरोजगारी की समस्या हो जाएगा। फिर भारत को 2047 तक डेवलप बनना है, तो उसके लिए फिर हमको जो जितने भी कदम उठा रहे हैं उसके लिए नुकसान हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा। दूसरा टॉपिक आते हैं यहाँ पे, ये आर्टिकल में जो है ना, टाइगर रिजर्व के बारे में बात किया गया। अभी एक घटना था यहाँ पे, तो उस घटना को ध्यान में नहीं रखेंगे। यहाँ पे जो संजय टाइगर रिजर्व, ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, पीटी में पूछ लेता है। एक तरफ जो है ना टाइगर रिजर्व दे देगा और उसका स्टेट दे देगा, बोलेगा मैच करके बताइए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या पहले से मैच करके दे देगा, बोलेगा बताइए इसमें से कौन कौन सा जो है मैचिंग है, 1 2 2 3 ऐसा करके। तो संजय टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, याद रखिएगा। ये संजय जो नाम है संजय गांधी से जुड़ा हुआ है। संजय टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और इसी में एक आपको देखने को मिलेगा, देखिए, एनसीटीए, एनसीटीए नेशनल कंजर्वेशन ऑफ टाइगर अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ये जो है ना, इसको एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया था 1972 का, जो है ना वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन वाला जो एक्ट है 1972, उसके तहत इसको बनाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये एक स्टेचुरी बॉडी है, एनसीटीए। और इसका काम क्या होता है उस पर हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए टाइगर रिजर्व के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था, 1973। ये फैक्ट याद रखिएगा, कई दफा पूछ लेता है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट कछुआ वाला को भी है ना, वो भी याद रखिएगा।
3-4 को जो रहता है काफी न्यूज में रहता है। प्रोजेक्ट चीता वो भी याद रखेंगे आप। वर्तमान में आई थिंक 55 टाइगर रिजर्व है, अगर 2024 तक आंकड़ा हम लोग देखें तो। सबसे बड़ा कौन सा टाइगर रिजर्व? नागार्जुन श्रीशैलम, ये पूछ लिया है एग्जाम में, बहुत बार पूछा ये वाला। सबसे छोटा कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। और सबसे अधिक बाघ कहाँ पर मिलेगा आपको देखने को? कर्नाटक, सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, और कर्नाटक में भी है, ठीक है, याद रखिएगा। और हम लोग बात करेंगे एनसीटीए के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछेगा, क्योंकि यूपीएससी जो है ना, ये वाला क्या फैक्ट को बहुत कम पूछेगी, ये सब फैक्ट को। यहाँ पर सब पूछ लेगा कि एनटीसीए जो है ना, कैसे बना, स्टेचुरी बॉडी है या इसको एक आसान प्रोसेस से बनाया गया है। तो आपको बता दें, इसकी स्थापना 2005 में हुआ था, और वन जीव संरक्षण अधिनियम है ना, इसके तहत बनाया गया है। तो ये स्टेचुरी बॉडी हो गया। इसके अध्यक्ष पता कौन होते हैं? जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, जो मंत्री होते हैं ना, ये होते हैं क्लाइमेट मंत्री जो होते हैं। और वहां पे ऑप्शन में पता है क्या दे देगा? राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री दे देगा। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इन तमाम फैक्ट को आप याद रखेंगे। ये है एडिटोरियल पेज का इंपॉर्टेंट। कल हमारे व्यूअर लोग जो बोले थे कि आप जो है ना यहाँ पे एडिटोरियल पेज को डाल दीजिएगा, ठीक है, तो मैंने डाल दिया था। कल मैंने इसलिए नहीं डाला था कि कल जो एआई को लेकर वहां पर मुद्दा दिया हुआ था, अब पूरा एक पेज में दिया हुआ था, तो फिर उसको मैनेज करना मुझे लगा एक चुनौतीपूर्ण काम लगा। तो फिर हमने एआई को लेकर एक क्लास में टॉपिक दिया था ना, उसी का कटिंग था वो चीज। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एडिटोरियल पेज को ना छोड़े, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। चलिए, तो यहाँ पे जो है ना, अमेरिका में जो है ना, प्रवासन का मुद्दा देखने को मिल रहा है। जो इंडियन लोग वहां पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करवा रहे हैं, और लोग अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए लोग, या एजुकेशन के लिए लोग अमेरिका जाते हैं ना। तो अब वहां पे क्या हो रहा है, जब से ट्रम्प सरकार आया है, तो वहां पे जो इलीगल माइग्रेंट है, जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, उनको बाहर किया जा रहा है, उनके देश वापसी किया जा रहा है। तो पूरा का पूरा मुद्दा देख लीजिए। तो प्रवासन मतलब भारत से अमेरिका की तरफ मूव क्यों करते हैं? अपनी इच्छा के अनुसार। तो देख लिए, आर्थिक अवसर मतलब अमेरिका में उच्च वेतन चाहते हैं, अच्छा खासा सैलरी मिले। लेकिन अब तो वहां से भगा रहा है अमेरिका, भगाएगा ही ना, क्योंकि वहां पर उसके भी तो पॉपुलेशन है ना, उसका भी तो नागरिक है, उसको ध्यान रखिएगा पहले। ये सब तो बाद में आएगा, इंडिया चाइना वाले बाद में आएंगे, पहले वो अमेरिका देखेगा। डोनाल्ड ट्रम्प का ये कोटेशन है, सबसे पहला जो है ना अमेरिका, फर्स्ट अमेरिका नीति जो पॉलिसी करेंगे। तो वो अपने पॉलिसी पे अड़ग अड़ग है वो, ठीक है। चलिए, तो उच्च सैलरी के लिए जाते हैं, और वहां पे आप देखोगे आईटी डॉक्टर लोग, और यहाँ पे तमाम पेशेवर लोग जो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए। एजुकेशन के लिए बात करें तो यहाँ पे जो भारतीय छात्र होते हैं ना, बहुत अधिक संख्या में वहाँ पे साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जिसको स्टेम बोलते हैं शॉर्ट में। परिवार पुनर्मिलन, जैसे मान लीजिए कोई भी भारतीय वहां पर गए, उनको ग्रीन कार्ड मिल गया, अब वो अपने परिवार को वहां पर बुलाते हैं, ठीक है, स्पॉन्सर करते हैं, ग्रीन कार्ड के लिए स्पॉन्सर करेंगे वो। और नौकरी आधारित वीजा, H1B वीजा के बारे में बात किए थे हम लोग। F1B वीजा है ना, F वीजा भी करके है। अगर आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो और वहां पर रह रहे हो, तो F1 वीजा लेना पड़ेगा। लेकिन आप नौकरी कर रहे हो, वहां पर रह रहे हो, तो H1B वीजा। और वहां पे अस्थायी नागरिकता चाहिए आपको, तो ग्रीन कार्ड एक प्रोसेस है वहां पे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कभी कभी पूछ लेगा आपसे, ध्यान रखिएगा। तो कारण पता चल गया ना कि लोग अमेरिका क्यों जाते हैं, या अन्य देशों में क्यों जाते हैं। बेहतर एजुकेशन के लिए, बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए, अच्छे खासे सैलरी के लिए। और क्योंकि हमारे भारत में ना आधारभूत संरचना का अभाव है, बहुत पढ़े लिखे लोगों के लिए यहाँ पे संसाधन नहीं है, वो स्ट्रीम नहीं मिल पाता है, तो लोग बाहर जो है ना, ब्रेन ड्रेन हो जाता है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। इसके बता दीजिए यहाँ पे बिहार में, देखिए बिहार का जो बीपीएससी मेंस दे रहे होंगे ना, उनके लिए इंपॉर्टेंट है गुड गवर्नेंस, क्योंकि न्यूज में भी आर्टिकल आ गया है, और गुड गवर्नेंस को लेकर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि अभी जो है एक हालिया हुआ था, एक अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं, निजी अस्पताल के डायरेक्टर, वहां पे उनका मर्डर कर दिया गया, मृत्यु कर दिया गया, ठीक है। तो इसी को लेकर पूरा आर्टिकल है कि बिहार में 2005 के पहले जंगल राज था, उसके बाद 2005 में जो है ना सुशासन की सरकार बनी, वहां पे गुड गवर्नेंस को लागू किया गया। और वहाँ पे कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं अब, कि वहाँ की जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, किस तरह है। क्योंकि अगर यहाँ पे इस तरह का खतरा रहेगा, जान का खतरा, लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ा हुआ रहेगा, तो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पर्यटन लोग वहां पर जाएंगे नहीं, तो फिर बिहार को फिर यहाँ पे तंगी का हालत देखना पड़ जाएगा। हम बात करेंगे यहाँ पे सरकार ने गुड गवर्नेंस के लिए कौन कौन सा नीति को बनाया। देखिए आरटीपीसी एक्ट, जैसे कोई लोग ओबीसी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, ईडब्ल्यूएस बना रहे हैं, तो आरटीपीसी जो है ना, इसी पोर्टल पे बनाते हैं 2011 में। लोक शिकायत निवारण अधिनियम,
इसके तहत है कि 60 दिनों के अंतर्गत जितना भी शिकायत है ना उसको यहाँ पे दूर करना। फिर यहाँ पे नशाबंदी 2016 में जो है ना शराब को पूर्ण बंदी लगा दिया गया बिहार में। और स्पीडी ट्रायल 7 निश्चय योजना को लागू किया गया ताकि बेहतर गुणवत्तापूर्ण जो यहाँ पे सेवा मिल सके। जीविका योजना सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से वहाँ पे लोगों को सशक्त किया जा रहा है, जीविका योजना। फिर यहाँ पे बात करेंगे बिहार में ई गवर्नेंस सुधार। ये तमाम पहल शुरू किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ताकि वहाँ पे जो है ना गुड गवर्नेंस का स्थिति को मेंटेन किया जा सके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे तो ये आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, वायु प्रदूषण। हाँ, यहाँ पे जो है ना इस आर्टिकल में वायु प्रदूषण के बारे में बात किया गया है कि वायु प्रदूषण जो है ना मनुष्य के हेल्थ को कैसे इफेक्ट करता है, पूरा इन्वायरमेंट इकोसिस्टम को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप सपोज करो आज कोई भी वातावरण आपको जो है ना शुद्ध रूप नहीं देखने को मिलेगा, तो इसके पीछे क्या कारण है कि यहाँ पे वायु प्रदूषण हो जा रहा है। तो देखिए वायु प्रदूषण होने के पीछे जो कारण है ना, वाहन जो गाड़ी वगैरह जो चल रहा है ना उससे निकलने वाला जो धुआं है, पेट्रोल और डीजल जो जलता है ना तो उससे निकालने वाला जो हानिकारक गैस है उससे हमारा वायु क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। फिर इंडस्ट्री जो गतिविधियां हैं उससे जो धुआं निकलता है चिमनियों से, ठीक है, तो ये भी हमारे जो है हवा को खराब करते हैं, क्वालिटी को। पराली, किसान जब पराली को जलाते हैं तो जैसे पंजाब हरियाणा में केस देखने को मिलता है, तो दिल्ली एनसीआर में स्मॉग बन जाता है। निर्माण कार्य जहाँ पे एक्टिविटी हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसे रोड बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, कितना धूल वगैरह उड़ता है, तो ये भी हमारे वायु को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। ईंधन जलना, आप देखो घरों में लकड़ी, कोयला, गोबर से आज भी ग्रामीण इलाकों में आप इन तमाम चीजों को देखेंगे जलते हुए। इन्हीं से लोग जो है ना खाना जो है बनाते हैं, तो यहाँ से भी जो है यहाँ पे वायु प्रदूषण हो रहा है। तो कारण में हम लोग देख लिए। और मुख्य प्रदूषक जो गैस है ना तत्व PM2.5 PM10, ये क्या ना स्मॉल पार्टिकल होते हैं जो हमारे एयर में घुले हुए रहते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे इकोसिस्टम के लिए सही नहीं होता ये। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी हमारे जो है एयर क्वालिटी के लिए सही नहीं होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, आपको पता ना सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से जो है फिर एसिड रेन देखने को मिलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना हमारे ब्लड में बहुत जल्दी घुल जाता है, जिससे हमारे ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी होता है ना उसको कमी कर देता है, कैंसर जैसी बीमारी देखने को मिलेगा। अब आ जाइए ये आर्टिकल में, देखिए बहुत न्यूज में ग्रोक चल रहा है, ग्रोक, चैट जीपीटी, और क्या चल रहा है, डीपसीक, ये सब क्या है, तो ये सब एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन को हम ऐसा ट्रेन कर रहे हैं ना मशीन को कि वो इंसानों की तरह सोच सके, इंसान की तरह काम कर सके, इंसान की तरह डिसीजन ले सके, इसी को बोलते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समान शब्दों में क्वेश्चन आता है, बस यही डेफिनेशन लिखिए वहां पे अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। डीपसीक न्यूज में इसलिए आ गया ना कि जो अमेरिका वाला ओपन एआई है ना, वो चैट जीपीटी लेके आया तो काफी महंगा था और वो क्लोज सोर्स था, लेकिन चाइना वाला बनाया तो उसको ओपन सोर्स कर दिया और बहुत कम लागत में जो है ना आपको डीपसीक दे रहा है एआई, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी पूछिए जवाब देगा आपको। तो यहाँ पे जो चीज सीखने वाला है, जो चीज हमको पता होना चाहिए हमें एग्जाम के लिहाज से, वो ये है कि ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स में अंतर क्या होता है। पहला मन में आपका यही हो रहा है कि ओपन सोर्स किसको बोलते हैं, यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है आधार को लेकर। देखिए ओपन सोर्स क्या होता है ना, इसका कोई भी उपयोग कर सकता है और कोई भी संशोधित कर सकता है, ठीक है, ये हो गया ओपन सोर्स। क्लोज सोर्स में क्या हो गया, ये केवल कंपनी या डेवलपर इसको कंट्रोल करता है, वही लोग संशोधन करेगा। जैसे चैट जीपीटी में आप कुछ भी सर्च कर रहे हो ना, जो भी रिजल्ट आ रहा है ना उसको कंपनी वाला कंट्रोल करेगा और या डेवलपर कंट्रोल करेगा। लेकिन डीपसीक में आप जो सर्च कर रहे हो ना उसमें आप अमेंड भी कर सकते हो, संशोधन भी कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड, ये सब जो ना क्लोज सोर्स वाला होता है। अब आते LLM, क्या है ये, लार्ज लैंग्वेज मॉडल और स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एआई के लिए ना यही सिर्फ चीज कॉन्सेप्ट होना चाहिए एआई के लिए, ठीक है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, इसका साइज क्या होता है, अरबों पैरामीटर्स होते हैं इसमें। और स्मॉल लैंग्वेज मॉडल में क्या होता है, लाखों से करोड़ों पैरामीटर्स होते हैं। और जटिल कार्य के लिए हमको लार्ज लैंग्वेज मॉडल चाहिए और हल्के और तेज कार्य के लिए हमको क्या चाहिए, स्मॉल। जैसे कि आपने देखा होगा एप्पल में शायद सीरी करके, जो एलेक्सा है, सीरी है, ये सब है ना, ये सब क्या हो गया, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल पे काम करता है। और जो हमारा चैट जीपीटी है, डीपसीक है, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे काम करता है। एग्जांपल याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग कि चैट जीपीटी और डीपसीक में अंतर क्या है। अंतर ये है
डेवलपमेंट कौन किया है इसका? ओपन एआई किया है चैट जीपीटी को, और डीपसीक को कौन किया है? चाइना का कंपनी है डीपसीक। मॉडल की अगर बात करें तो GPT-4 और डीपसीक V2 मॉडल का नाम है ये। डेटा की अगर बात करें तो चैट जीपीटी इंटरनेट पे जितना डेटा है ना उसका यूज करता है, लेकिन डीपसीक क्या करता है? चीन और वैश्विक डेटा का यूज करता है। आप समझ पा रहे इतना फैक्ट को? ये पीडीएफ चाहिए ना आपको? कुछ नहीं कीजिएगा, लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, क्लिक कीजिएगा और फ्री में ज्वाइन होना है, कोई पेमेंट नहीं करना आपको। ठीक है, तो बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पे, धीरे धीरे ज्वाइन होते हैं, कुछ लोग चले भी जाते हैं, तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज जो है ना काफी मूल्यवान होता है, तो आप लोग इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। न्यूज में आ गया, क्वेश्चन बनना यहाँ से लाजमी है, क्योंकि योजनाएं बहुत सारे हैं, हजारों योजनाएं चल रही है भारत में। क्या आप हजारों योजना को याद रख पाएंगे? नहीं, लेकिन जो न्यूज में रहता है आप उस पर तो नजर रख सकते हैं ना। तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये सब जो ना रोजगार से जुड़ा हुआ मिशन है। दीनदयाल अंत्योदय योजना भी रोजगार से जुड़ा हुआ मिशन है, याद रखिएगा। गरीबी के निवारण के लिए आप ये दोनों योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में देख लीजिए यहाँ पे। इसकी शुरुआत हुआ था 2014 में भारत सरकार के द्वारा। लक्ष्य क्या है? गरीबों को कौशल देना, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना और आजीविका के अवसर प्रदान करना। इसके दो पार्ट थे दीनदयाल के, एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका और एक शहरी आजीविका मिशन। ग्रामीण वाला ग्रामीण क्षेत्र में काम करेगा, शहरी वाला शहरी क्षेत्र में काम करेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसको। और अब कभी भी गरीबी से जुड़ा हुआ स्कीम के बारे में पूछेगा ना तो दोनों के बारे में चर्चा कर देंगे। रोजगार के बारे में पूछेगा तो आप इसके बारे में चर्चा कर देंगे। स्किल के बारे में पूछेगा तो दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के बारे में आप चर्चा करेंगे। ये बहुत न्यूज में चल रहा है, वर्क संशोधन कानून क्या है। ठीक है, मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, लेकिन हमको सिंपल शब्दों में वो चीज नहीं मिल पाया। फिर ठीक है, तो फिर मैंने आपके लिए नोट्स बनाया। वक्फ अधिनियम क्या है? ये क्या है ना, इस्लामिक धर्म से जुड़ा हुआ है। वक्फ जो है बोर्ड इस्लामिक धर्म से जुड़ा हुआ है, और इसका उपयोग जो है ना धार्मिक और जन कल्याणकारी कार्यों में किया जाता है। ठीक है, वक्फ अधिनियम 1995 क्या है? तो इसके तहत भारत में जो वक्फ संपत्ति है ना, ठीक है, इस बोर्ड के अंतर्गत जो भी संपत्ति है ना उसकी सुरक्षा करना, उसका प्रबंध करने का काम किया जाता है। विवाद क्यों हो रहा है अभी? तो संपत्ति को लेकर विवाद हो रहा है, और विवादित भूमि अधिग्रहण को लेकर हो रहा है। पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार और वक्फ बोर्ड के बीच अधिकारों को लेकर असमंजस का स्थिति बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि कानून जो है ना वक्फ संपत्तियों को विशेषाधिकार देता है, और गैर मुस्लिम संगठनों का दावा है कि इससे जो है ना अन्य समुदाय की जमीन पर भी असर पड़ेगा। लोगों को लग रहा है कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर संपत्ति है ना वो गैर मुस्लिम लोगों का हड़प रहा है। ठीक है, तो इस तरह के विवाद देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद आइए यहाँ पे, युद्ध विराम वार्ता से पहले रूस और ड्रोन हमला के साथ ये फलना फलना फलना। देखिए, आप रसिया यूक्रेन का जो मैपिंग है उसको ध्यान रखिएगा, कौन कौन सा देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ब्लैक सी को और एजोव जो सागर है उसको ध्यान रखिएगा, दोनों को कैपिटल को ध्यान में रखिएगा। और जो विवादित क्षेत्र है ना उसको याद रखिएगा, हमने प्रीवियस वीडियो में काफी बार चर्चा किया है, लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं ना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसको डिस्कस किया है, लेकिन आज मैंने हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, मेंस में बहुत हेल्प करेगा, प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेगा। ये जो युद्ध हो रहा है ना रसिया या यूक्रेन के बीच में, तो भारत के सामने क्या अवसर है, भारत के सामने क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो देख लीजिए यहाँ पे। ऊर्जा ऊर्जा से आपूर्ति, रसिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, तो भारत जो है ना रसिया से सस्ते में क्या किया, कच्चे तेल को खरीदा। तो भारत के लिए ऊर्जा जो सुरक्षा है उसके लिए बेहतर ही है। सस्ते में तेल खरीदेगा तो हम सस्ते में तेल बेचेंगे अपने नागरिकों को, और यहाँ पे महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे फिर, है ना, तो ये फायदा हो गया। तो आपदा में अवसर ढूंढना, ये गुण कहां से सीखेंगे हम लोग? भारत से। रक्षा सहयोग की अगर बात करें यहाँ पे, देखिए रूस के साथ जो है ना सैन्य समझौता होगा, जैसे S-400 को लेकर, AK-203 को लेकर, क्लास-3 राइफल को लेकर, है ना। फिर यहाँ पे वैश्विक खाद्य आपूर्ति की भूमिका में, अब रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, और यूक्रेन जो है गेहूं का ज्यादा उत्पादन करता था, वो सबको सप्लाई करता था, लेकिन अब भारत जो है ना गेहूं का निर्यात क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो भारत को फिर यहाँ पे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मिलेगा, भारत का बैलेंस पेमेंट सुधरेगा, भारत का जो निर्भरता है अन्य देशों पर वो कमी होगा, भारत का वैश्विक प्रोफाइल बढ़ेगा। तो भारत क्या किया, आपदा में अवसर को ढूंढ लिया। अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्योंकि अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा तो मेरा व्यापार संतुलन सुधार होगा। रूस से हम लोग किफायती ऊर्जा खरीद रहे हैं तो ऊर्जा सिक्योरिटी के लिए हमारा काम आएगा, और उर्वरक भी तो खरीद रहे हैं जो किसानी जो खेती के लिए हमारे लिए लाभदायक है।
मल्टीपोलर कूटनीति। अब क्या कर रहा है भारत अमेरिका के साथ और रसिया के साथ बैलेंस करने के लिए, यूरोप के साथ बैलेंस करने के लिए G20 और ब्रिक्स का यहाँ पे क्या कर रहा है, यूज करेगा। भारत की भूमिका यहाँ पे बढ़ जाएगा। जैसे ग्लोबल साउथ टर्म बहुत न्यूज में चल रहा है, भारत ग्लोबल साउथ का आवाज बनकर भारत अपने प्रोफाइल में वृद्धि तो कर ही रहा है, साथ ही जो डेवलप कंट्री हैं, जो भारत जिसका आवाज बन रहा है, उनके हितों की भी बात करता है। फिर बात करेंगे रुपये में व्यापार। अब जो हमारा डॉलर पे जो निर्भरता है उस पर कमी आएगा, क्योंकि रसिया और भारत के बीच में जो व्यापार हो रहा है ना, वो अपने रुपया में होगा। अपना प्यारा रुपया और रसिया का जो रुपया है वहाँ का रूबल, उसके बीच में होगा। तो इससे क्या होगा, डॉलर पे निर्भरता कमेगा। ये सब पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आते हैं यहाँ पे, इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हुआ। इजराइल हमास में ना, तो मेडिटेरियन सी को देख लीजिएगा, इजराइल किन किन देशों के साथ बाउंड्री साझा करता है वो देख लीजिएगा। सारे प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं, हजारों दफा बात किए हैं। हालांकि हमारा वीडियो भी 1000 नहीं बना है, लेकिन हमने कई बार इसको जिक्र किया है, वो देख लीजिएगा। टू स्टेट सॉल्यूशन को देख लीजिएगा, हम उस पर बात नहीं करेंगे, बहुत बात की हम लोग। अब बात करेंगे कि इजराइल हमास युद्ध में भारत के सामने क्या अवसर है, ठीक है, वो देखिए। तो भारत भी इस आपदा में अवसर ढूंढ रहा है। रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर इजराइल और भारत को आधुनिक हथियार सप्लाई करता है। इजराइल जो है ना, भारत को आधुनिक हथियार सप्लाई करता है। तो इससे क्या होगा, भारत जो अपना डिफेंस जो सेक्टर है उसमें जो है मजबूती आएगा, क्योंकि भारत जो है ना, पाकिस्तान और चाइना जो दो नेबर कंट्री है, उसकी शक्तियों को संतुलन करने के लिए भारत को रक्षा के क्षेत्र में मजबूत होना होगा। आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान के द्वारा जो है ना स्पॉन्सर किया जाता है, तो भारत इजराइल का जो साझेदारी है वो आतंकवाद को खत्म करने के लिए। इजराइल के पास एग्रोटेक है, मतलब किसानी में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करता है। वाटर टैंक टेक है इजराइल के पास, ठीक है। तो इन टेक्नोलॉजी का भारत यूज कर सकता है अपने जल संकट को कम करने के लिए, अपने कृषि संकट को कम करने के लिए। ऊर्जा आपूर्ति में विविधता। तो ऊर्जा आपूर्ति में विविधता मतलब जो मध्य पूर्व में अस्थिरता के कारण भारत का ऊर्जा स्रोत है ना, उसमें विविधीकरण लाएंगे हम लोग। और राजनयिक संतुलन, भारत इजराइल और अरब देशों के बीच संतुलन बनाकर अपने हितों को क्या करेगा, रक्षा करेगा। इसके बाद नैस्कॉम, ये देखिए एआई को लेकर जितने दक्ष पीपल, जो आदमी हमारे यहाँ है ना, वो सेकंड नंबर पे है, ठीक है, याद रखिएगा। 4,20,000 जो लोग हैं ना, वो एआई से दक्ष लोग हैं हमारे भारत में। वृद्धि दर जो है ना, 25 से 35% का वृद्धि दर देखा गया है भारत में। ओके, तो याद रखिएगा 2027 तक 17 अरब डॉलर का यहाँ पे मार्केट हो जाएगा भारत में एआई का। तो ये तमाम फैक्ट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। समय कितना हो गया, 22 मिनट हो गया। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। पीडीएफ चाहते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको, क्लिक कर लीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। बहुत लोग दे रहे हैं अब हमारे अपील से कुछ लोगों की संख्या बढ़ गया। पहले 2 से 3 लोग देते थे, अब संख्या 4 से 5 हो जा रहा है, ठीक है। और जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद।